हवाओं ने लिखी जिंदगानी, न रुख से बदलो मेहरबानी। हवाओं ने लिखी जिंदगानी, न रुख से बदलो मेहरबानी। हमारी सांसें ये कह रही हैं, हमारी सांसें ये कह रही हैं, कहीं सहारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की ना हुई तो कहीं सहारा नहीं मिलेगा। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मनीष पांडे जी। आप नेचुरोपैथी एवं होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। पूर्व में WHO में एक्सटर्नल मॉनिटर के पद पर आपने कार्य किया है। आपका वाराणसी एवं गाजीपुर में आरोग्य चिकित्सालय के नाम से क्लिनिक है और 30 अप्रैल 2022 में बेस्ट होम्योपैथिक साइकोलॉजिकल डॉक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से आप सम्मानित भी हो चुके हैं। And the award for the most trusted homeopathic and psychologist doctor of the year, Varanasi Gazipur, goes to Arogyam Chikitsalaya, and may we have on stage Dr. Manish Pandey. हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपके सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। जी, देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न को हम पूछना चाहेंगे। पहला प्रश्न है कि नेचुरोपैथी क्या है और इसका इस्तेमाल कर हम आजीवन कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपने पूछा कि नेचुरोपैथी क्या है। जी, नेचर का मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे जो नेचर में जो हमारे प्रकृति ने हमको दिया है वो हमारे पास, वो हमारे नेचुरोपैथी उसको कहते हैं। जी, नेचुरोपैथी का मूल जो स्तंभ है वो 5 स्तंभ है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और खुली आकाश। जी, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और खुली आकाश। इसी से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। देखिए, साइंस तो बहुत कुछ कर दिया। साइंस ने जहाज बना दिया, साइंस ने दूरदर्शन बना दिया, टेलीफोनिक करा दिया, साइंस ने बहुत कुछ कर दिया। जी, लेकिन क्या जितनी चीजें दिख रही हैं हमने खुद से बनाया है क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। गाड़ी है वो भी लोहा कहाँ से आ रहा है? जमीन से। आ रहा है। जिस चीज के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं, सोने के लिए, मिट्टी के लिए, वो भी प्रकृति का ही है। प्रकृति का देना। हमने कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ उसको ढूंढा है और उसका इस्तेमाल किया है। साइंस चाहे जितना आगे बढ़ जाए, हमने कुछ भी नहीं निर्माण किया है। जी। और किसी चिड़ियों को भी अगर आप देखेंगे, चिड़ियों के बच्चे हैं, अगर उनको आप छाया में ले जाकर रख देंगे तो उनके पंख पे कलर नहीं भरेंगे और वो जल्दी मर जाएंगे। जी। पौधा भी है, अगर घर के अंदर इंडोर कर दीजिए उसका विकास नहीं होगा अगर उसको धूप नहीं लगेगा तो। जी। ऐसे ही हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। जी। पिछले 20 सालों से लोग इंडोर हो गए हैं, छत पे सोना छोड़ दिए हैं, बाहर सुबह टहलना छोड़ दिए हैं, रात में लोग देर रात तक जगते हैं और सुबह देर तक उठते हैं। जी जी। सूर्य को प्रणाम किए बिना अगर कोई जगह हो तो उसका जिंदगी में बीमारियों से हमेशा ग्रसित रहेगा। हम सूर्योदय, हमको सुबह उठने के बाद सूर्योदय दिखना चाहिए, वो हम देखें। जी। वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय हमारे वेदों में बताया गया 3:30 से 4:45, उस समय हमको जगना चाहिए। हमको ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी नेचर की तरफ जाए। जैसे हम हमेशा अपने मरीजों से भी कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए जिंदा भोजन करो। किसी भी चीज को जलाने के बाद क्या मिलता है? नथिंग। मकान जला दीजिए, आदमी जला दीजिए, उसको उपयोग करके देखिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं। गाड़ी जला दीजिए, नोट जला दीजिए, सोना जला दीजिए, सिक्का जला दीजिए, नथिंग, कुछ नहीं। कुछ नहीं। खाना में ऐसा क्या है जो जलाने के बाद आपको तत्व मिलेगा? अच्छा, खाने को भी जलाना नहीं है। अगर आप जिंदा खाना खा रहे हैं तो आप लंबा जिंदा रहेंगे। और जितने खाने को मॉडिफाई करेंगे, जैसे चने से बेसन, बेसन से पकौड़ी, गेहूं से आटा, आटे से मैदा, उससे ब्रेड, पाव रोटी और उससे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, तमाम तरह की चीजें हैं। खाने के जिनको जितना चेंज किया जाएगा उतनी बीमारियों से हम ग्रसित रहेंगे। अच्छा,
और जितना रॉ मटेरियल लेंगे, क्रूड सब्सटेंस, डायरेक्ट जिंदा रहने के लिए जिंदा भोजन, मरा भोजन अगर जिंदा करेंगे- भोजन से तात्पर्य मतलब किस स्वरूप में खाना चाहिए भोजन? कच्चा चीज, फल है, हाँ। अंकुरित मूंग है, हम्म, अंकुरित चने हैं, हम्म, इन सब चीजों का अगर सेवन करें तो हमारे जिंदगी में बीमारियों से हम बहुत दूर रहेंगे, अच्छा, उससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं और नेचर के करीब रहें। हमारी बॉडी डिसिप्लिन से चलती है। जी। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में विटामिन डी के इंजेक्शन, विटामिन डी के ड्रॉप बच्चों के लिए, विटामिन डी के टेबलेट भरमार पड़े हैं। कंपनियां बेच रही हैं, लोग खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण, लोगों को सुबह का धूप नहीं लग रहा है। हाँ, धूप ले तो विटामिन डी की कमी विटामिन होगी डी, भाई अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, सो के 9 बजे जग रहे हैं। नहीं। जी। और धूप से ये मतलब नहीं कि चिलचिलाती हुई धूप, दोपहर का धूप। धूप से मतलब है कि सुबह की पहली किरण जी। जिसमें आपको तरंगे दिखती हैं, गुलाबी, हरी, वही तरंगे आपको चाहिए। और जिसका पूरा अगर समय देखा जाए तो ठंड के दिन में 15 मिनट और गर्मी के दिन में 20 से 25 मिनट, बस इतने ही धूप की जरूरत इतना है। ही धूप की जरूरत है। 20वीं सदी में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियां जैसे हार्ट अटैक हो गया, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, इनको होने का मूल कारण क्या है और इनसे बचाव क्या है, निदान क्या है इनका? देखिए, आपने कहा कि 20वीं सदी में ये सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। अगर देखा जाए तो ये तीनों बीमारियों और चारों बीमारियों को अगर लेके चला जाए तो हर घर में 2 पेशेंट इस बीमारी के मिलेंगे ही मिलेंगे। जी। ऐसा कोई घर ना हो जहाँ पे बीपी का पेशेंट ना हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ शुगर के पेशेंट नहीं होंगे, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ हार्ट अटैक के पेशेंट नहीं होंगे, और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किडनी के पेशेंट नहीं होंगे। सबसे ज्यादा अगर ये बीमारियां होती हैं तो उससे पहले एक चीज हम कहना चाहेंगे कि एक उर्दू में शेर है, जी। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसका स्टार्टिंग है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमारा हृदय कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। जी। आप लेफ्ट साइड में गर्दन झुकाएंगे तो आसानी से झुक जाएगा, और राइट में झुकाएंगे तो गर्दन में थोड़ी तनाव होगी। अच्छा। राइट साइड में गर्दन अगर आप ऐसे झुकाएंगे ना तो गर्दन में थोड़ी सी तनाव महसूस होगी, और लेफ्ट साइड में आसानी से झुक जाएगा। हमारे हृदय में भगवान का वास है जी। और इसी हृदय से हम चलते हैं। इसी को कहा गया है आयुर्वेद में कि आपकी सांसें गिन के मिली हैं, इसकी गति को घटा दीजिए आपकी उम्र बढ़ जाएगी, और इसकी गति को बढ़ा दीजिए आपकी उम्र घट जाएगी। इसका तात्पर्य अगर आप समझना चाहें तो एक ग्रंथ, एक पुराण, एक पुस्तक लिखते लिखते सुबह हो जाएगी। आप अच्छा काम करें, किसी की चोरी न करें, किसी से झूठ मत बोलें, बेईमानी न करें, आपका हृदय हमेशा साथ देगा। जरा समय बैठा हूं, आप उधर गर्दन उठा किए, हम कोई सामान उठा के पैकेट में डाल दिए और आप अचानक गर्दन ऐसे कर दें, हमारा हृदय धक 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 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे बहुत बड़ी चीजें कही गई हैं। अपना वेट नियंत्रण रखें, आप अच्छा खाएं, आप अच्छे से रहें, ताकि आपकी हृदय की गति आपके अकॉर्डिंग चले। आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई आपको शाबाशी देता है, कहता है कि बाबू आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो आप कैसे सांस लेते हैं? सुकून की सांस। सुकून की सांस। पिछले 20 दशकों की आपने बात किया है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, डिजायर बढ़ गए हैं। किसी के पास छोटी चीज है तो उसको बड़ी चाहिए, और आप अपने हृदय के खिलाफ अगर काम करेंगे तो हृदय आपके साथ नहीं रहेगा। और यही हो रहा है। ये हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक होने का सबसे मेजर कारण है हृदय के खिलाफ काम करना। जैसे आप सेलिब्रिटियों को देखे हैं, इंडस्ट्री में लोग मरे हैं, जिम करते हुए लोगों का हार्ट अटैक हुआ है। कारण क्या है? हम बॉडी से एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बॉडी फिजिकल तो कर रहे हैं, ये बॉडी 2 साइड से चलती है, साइको और सोमैटिक। साइको और सोमैटिक। सोमैटिक मतलब बॉडी, साइको मतलब हमारा ब्रेन। हमारे बॉडी को कौन चला रहा है? ब्रेन चला रहा है।
आपकी बहुत अच्छी हाइट है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, आपके ब्रेन को जीरो कर दिया जाए, बेकार, खत्म। जो हमारा ब्रेन कहता है वैसे ही हमारी बॉडी चलती है। जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और माइंड टेंशन में है, लोन की EMI भरनी है। आपके ब्लड वेसल कितना काम करेंगे, और वहीं से क्लॉटिंग शुरू होता है और आप हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी कारण डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज हुआ तो 3 बीमारियां लेकर आएंगी, इसको लिख ले आदमी। ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर। हर शुगर पेशेंट के लिए इतना कॉमन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह है। अगर शुगर आया है तो 3 बीमारियां आपके पीछे पीछे रहेंगी, ये जाएंगी नहीं। और मैक्सिमम हाइपर टेंशन को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा मेजर कारण है शुगर। जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है अर्ली एज में, 35 की एज में, 40 की एज में, 32 की एज में, उनका कारण है हाइपरटेंशन। और इसके बाद अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका कारण है डायबिटीज। अगर कोई हार्ट अटैक से अगर एक्सपायर करे, आप उसकी हिस्ट्री पता करिए। मैं तो पूछता रहता हूँ, फलाने का हार्ट अटैक हो गया, डायबिटिक थे क्या? हाँ सर डायबिटिक थे। शुगर कितना? तो 400 चला जाता था। ब्लड जो है गाढ़ा होने लगता है और हार्ट की तरफ, हार्ट को पंप करने में दिक्कत करता है जी। तो सेकेंडरी चीज है, अगर आप डायबिटिक हैं तो किडनी फेल भी होगा। अच्छा, हाँ, शुगर के पेशेंट का किडनी आसानी से फेल होता है। और दूसरा मेजर कारण है टेंशन और ब्लड प्रेशर। अगर बीपी का पेशेंट है तो उसकी किडनी फेल होनी है, अगर बीपी रेगुलर कंट्रोल नहीं है तो वो होगा। तो हम लोग आज नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, इससे बचा कैसे जाए। अल्पाहार, जितनी हमको जरूरत है हमको उतना ही डाइट लेना चाहिए। एक छोटा बच्चा खाता है खाना तो उसकी लंबाई बढ़ती है। हमारी एज में क्या हमारी लंबाई बढ़ेगी? नहीं, मोटाई बढ़ेगी। और हम खाना कैसे खा रहे हैं? जैसे बचपन में खाते थे उससे भी खराब खाना खा रहे हैं। हाँ, उससे भी खराब, उससे ज्यादा। हमारी बॉडी एक्टिविटी 0 है और बैठ के हम बर्गर खा रहे हैं ऑफिस में। क्या खाएंगे? पकौड़ी मंगा लीजिए। क्या खाएंगे? समोसे मंगा लीजिए। कितने लोग कहते होंगे कि सेव कटवा लीजिए? बहुत कम। तो वो हमारे बॉडी में इनपुट आउटपुट कैसे, E = mc², हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप एक रोटी खा रहे हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं? वर्क क्या है? एक मजदूर खाता है तो क्या करता है? फावड़ा चलाता है, वर्कआउट करता है। सुबह 4 रोटी खा के आएगा और शाम को फिर दोपहर में फिर लंच में 4 रोटी खाएगा। उसका डाइजेशन हो जा रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप फिजिकल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है फिजिकल। पहले लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल से आते जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अब हर सबके पास गाड़ियां हैं। पहले लोग सुबह जग जाते थे। इवन गांव में भी देखने को मिलता था, पहले लोग सुबह जग जाते थे, लेकिन जब से मोबाइल और टाटा स्काई का जमाना आया है, गांव में भी लोग रात सुबह 9 बजे जगते हैं। हमारे यहाँ कुछ पेशेंट आते हैं जो ओल्ड एज में हैं, तो उनसे पूछते हैं कि सुबह कितने बजे जगते हैं? बाबू 8 बजे तक जग जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? वो रात को फिल्म डाउनलोड कर देता है नाती, उसको सुबह तक हम रात में देखते हैं, नींद नहीं आती है हमको। सबकी दिनचर्या जब बदल चुकी है तो हम स्वस्थ रहने की कामना कैसे करेंगे? सही है। तो हम लोग मूल बिंदु चैनल पे और आपके संदिग्ध में यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने श्रोतागण से यही कहेंगे कि नेचर की तरफ जुड़िए। छत पे सोने की कोशिश करिए ताकि आपको ओस लगे। ओस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्किन की कोई बीमारी जल्दी नहीं होगी अगर आप ओस में सो रहे हैं तो। अच्छा, हाँ। एलर्जी की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? एलर्जी की बीमारियां बढ़ने के कारण यही है। आप जिसके पास रहेंगे उससे आप पाएंगे और क्या? जो जिसके निरे रहे, कहते हैं कि विद्या बनिता बन लता, दूर न खोजहि जाए, और जो इसके निरे रहे ताहि संग लपटाएं। विद्या पुस्तक, आप इसके करीब रहिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बनिता स्त्री कहीं दूर नहीं जाएगी किसी को ढूंढने, जो इसके करीब रहेगा उसके साथ वो अटैच हो जाएगी। और तीसरा चीज है बन लता, लतर वाला पौधा, जो उसके करीब रहेगा उसको वो चढ़ जाएगा। तो आप नेचर के करीब रहेंगे तो नेचर आपको देगा, उससे दूर भागेंगे तो आपको नहीं देगा। सीधी सी बात। वह बहुत अच्छी कविता आपने बताई है कि सबको तो इसे सीख लेनी चाहिए।
इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है कि कब्ज क्या है? सबसे ज्यादा बीमारियां आज के लोगों के, भैया कब्ज हो गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है। तो तीसरा प्रश्न मैं इसी संबंध में पूछना चाह रहा हूँ कि कब्ज क्या है और इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जी। और इसका निदान और बचाव क्या है? जी। देखिए, अगर बीमारियां देखा जाए तो हम तो स्वस्थ ही पैदा होते हैं। भगवान बीमारी देकर कम ही लोगों को पैदा करते हैं जी। और उस बीमारी को नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दे दिया गया है जेनेटिक बीमारी। और जेनेटिक के ऊपर की वर्डिंग है कंजेनाइटल डिसऑर्डर। माँ के पेट से ही कंजेनाइटल डिसऑर्डर लेके बच्चा पैदा हुआ है। जब परमात्मा दे दिया है तो साइंस कुछ कर नहीं पाएगा। जी। यही साइंस को समझना है और यही हमको समझना है कि साइंस चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, भगवान की बनाई हुई चीजों को कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं बदल सकता। कंजेनाइटल बीमारियां नहीं ठीक होती हैं। अगर बच्चा गर्भाशय से ही बीमार है तो वो ठीक नहीं हो सकता है। दूसरा है जेनेटिक, माँ बाप से मिल गया हमको। और तीसरा सबसे अगर मेजर कारण है बीमारी होने का तो वो है पेट। पेट, हाँ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्टूल पास करने में, लैट्रिन होने में, पोटी करने में 10 से 15 सेकंड का समय लगता है और यूरिन पास करने में 45 सेकंड से 60 सेकंड का समय लगता है। और हम कर क्या रहे हैं? बाथरूम जा रहे हैं प्रेशर बनाने के लिए, कोई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है, कोई सुर्ती का इस्तेमाल कर रहा है, किसी को चाय चाहिए। एक एक घंटे लोग प्रेशर बना रहे हैं और प्रेशर नहीं बन रहा है। किसी गाय को देखे हैं प्रेशर बनाते हुए? किसी कुत्ते को देखे हैं प्रेशर बनाते हुए? किसी हाथी को देखे हैं प्रेशर बनाते हुए? मनुष्य के साथ ऐसा क्या है कि आधे घंटे में प्रेशर बना रहा है? जी। हम लोग इस बीमारियों को पाले हैं और उसका कारण क्या है? हमारा बढ़ता मॉडर्न डाइट। किसके घर में चने की सत्तू मिल रहा है? कितने लोग सत्तू इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ नहीं। शादियां भी हो रही हैं, लेट नाइट लोग खाना खा रहे हैं, रात को 12 बजे लोगों की डाइट हो गई है। और आपकी जानकारी के लिए और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सात्विक भोजन को पचने के लिए 4 से 6 घंटे का समय लगता है। मीट, मटन, नॉनवेज को पचने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और सूर्य की रोशनी का बहुत बड़ा योगदान है खाने को डाइजेशन के लिए, पचाने के लिए। जी, खाने को पचाने के लिए सूर्य की रोशनी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इस तरह देखा जाए तो शाम को 6 बजे तक हमारा भोजन हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी का प्रभाव रात को 12 बजे तक ही होता है। इसीलिए अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, उल्टी, दस्त होना रात के खाने से होता है। दिन में आप कुछ भी खा लेंगे सब पच जाता है। सब पच जाता है। अब दिन के खाने में नहीं होता है, हमेशा रात के खाने से होता है। कब्ज से होने वाली सबसे प्रचलित अगर बीमारियों की बात किया जाए, अनिद्रा, अल्सर, जो आजकल बीमारियां जिससे रोज हम फेस कर रहे हैं, कोलाइटिस। कोलाइटिस वर्डिंग जो है सबको पता है, आंत में सूजन हो गया। कोल मतलब आंत होता है और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। आंत का इन्फ्लेमेशन हो जाना। आंत में क्या फंसेगा? भोजन जो खाए, भोजन ही जो नहीं पच रहा है। अच्छा, हम अपनी रूटीन बना लिए हैं, हमको भूख लगे या ना लगे, साइकोलॉजी है कि 9 बजे हमको नाश्ता चाहिए। भले रात में लैट्रिन साफ ना हुआ हो, भले पोटी ना किए हो, सुबह 9 बजे नाश्ता चाहिए। और नाश्ता में ये नहीं कि हम फल खा के रह लेंगे आज भूख कम है, नहीं, बिल्कुल पराठा पूरी जो खा रहे थे वही चाहिए। फिर दोपहर का डाइट चाहिए, शाम का डाइट चाहिए। इनपुट तो हो रहा है, आउटपुट कहाँ गया? पेट स्टोर रूम तो है नहीं, आउटपुट जीरो। डाल रहे हैं 4 गन्ना और निकल रहा है 1 गन्ना, 3 गन्ना कहाँ गया? बीमारी तो होगी ना। हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? सही है, जब इतना जाएगा और निकलेगा ही नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है दुनिया में। हाँ, जीवन में, दुनिया में कोई भी चीज नुकसानदायक नहीं है। हमारे समय से प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, जहर भी बनाया है और अमृत भी बनाया है। अगर आप अमृत ले रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, जहर ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। और जहर को भी खत्म करने के लिए जहर का ही निर्माण हुआ है प्रकृति में। प्रकृति कितनी धनी है,
हमको सांप काट रहा है तो उसको भी मारने के लिए हम सांप का ही इंजेक्शन दे रहे हैं। हमारे पास हम लेकर कुछ नहीं आए हैं, सिर्फ प्रकृति का दोहन किए हैं, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। हम आपको बहुत अच्छी गाड़ी खरीद के दे दें, आप चलाना ही नहीं जाने फिर। जी जी जी। इसीलिए सबसे पहला मैंने कहा था कि कदर कुदरत की ना हुई तो कहीं सहारा नहीं मिलेगा, मेरी वर्डिंग थी। जी जी। और देखिए आपने इस बात को एकदम साक्ष्य रूप में कह दिया कि हम सब कुदरत से ही ले रहे हैं और अपने हमने कुछ नहीं बनाया है, इसलिए हमें कुदरत की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आगे। जी आगे है, इसमें कैसे बचें, हम क्या खाएं। देखिए स्टार्टिंग वाले प्रश्न में मैंने कहा कि जिंदा रहने के लिए जिंदा भोजन। आप एक रूटीन बनाएं। जो भौतिक जीवन हमारी चल रही है इसमें बिल्कुल सात्विक होना और बिल्कुल डिसिप्लिन होना बहुत कठिन है, क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं, हमको उसका पालन करना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडोर हम रहेंगे ही रहेंगे। तो सबसे अच्छा रास्ता है खाने में 70% जिंदा खाना, 30% मरा खाना। आपकी बॉडी बैलेंस कर जाएगी, डिसिप्लिन में आपकी बॉडी रहेगी, कोई इश्यू नहीं होगा। मतलब 70% जिंदा खाना है, यानी जिंदा खाना मतलब बिना पका हुआ भोजन, बिना गैस पे गया हुआ भोजन 70% होना चाहिए, और 30% में पका हुआ भोजन आप कर सकते हैं, जिससे हाँ बॉडी आपकी डिसिप्लिन में रहेगी। सेकेंडरी चीज, हमारी चीजों को याद करिए। तो हमने कहा था कि इंसान को पोटी करने में 15 सेकंड से 10 सेकंड का समय लगता है, और यूरिन पास होने में 45 से 60 सेकंड लगता है। प्रयास करिए कि आपको लैट्रिन में ज्यादा देर न बैठना पड़े, और वो तभी संभव है जब आप जिंदा खाना खाएंगे, और जब हमको जरूरत है तभी खाएंगे। हमको नशा है, नशा बहुत ज्यादा खाना खाने वालों का भी नशा है। लोगों को जब तक उतना नहीं मिलता है तब तक वो चैन में नहीं रहते। तो अल्पाहार की तरफ हमको क्लिक करना चाहिए अब, क्योंकि हम काम बहुत बढ़ गया है। पहले लोगों के पास काम कम था, अब मेंटल फिजिकल हर जगह का वर्क है, और हमारी बॉडी डिसिप्लिन नहीं है। हमको डिसिप्लिन डाइट, डिसिप्लिन रहन सहन, शाम को जल्दी भोजन कर लें और जल्दी सोएं, सुबह जल्दी जगें, तब जाके बॉडी आपकी डिसिप्लिन रहेगी। और हम आपके श्रोतागण को एक चीज बताना चाहेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको कब्ज की समस्या नहीं है तो आप आधी लड़ाई बीमारी से लड़ लिए। जी, यानी आपको बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगी? ऐसे ही ठीक हो जाएगी। मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, और मुझे आज भी याद है कि पेशेंट जब आते थे तो वो भी नेचुरोपैथ के डॉक्टर थे। 1962 से उनकी चिकित्सालय चलता था, और कलकत्ता से उन्होंने जो है पढ़ाई किया था। जी। तो आज भी मुझे याद है कि कब्ज और गैस के पेशेंट आते थे तो उनके पेट पे बर्फ का जो है सिकाई कराया जाता था। अच्छा। सामने हमारे कोल्ड स्टोरेज था, और वहां से आइस आती थी और पेट पे सिकाई कराया जाता था। सिकाई कराने का क्या है तात्पर्य? आग अगर आपके पास है तो आप पानी से ही उसको शांत कर सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। पेट हमारा इंजन है जी, और इंजन हमारा सही नहीं रहेगा ना तो हमारी बॉडी नहीं चल पाएगी। जी। तो सिकाई करने से क्या लाभ होता है? गैस डिप्रेस हो जाता है। अच्छा। गैस कम हो जाएगा। जो आंत की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं है वो प्रॉपर होने लगेगी। जी। आंत में पेरियास्टिक मूवमेंट होता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो जैसे आप गन्ने में, बार बार हम गन्ने का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि वही है रिसाइकल जो हम लाइव देख पाते हैं और इजीली अवेलेबल है। तो गन्ना जब डालते हैं मशीन में, गन्ना चलता है तो रस निकलता है। वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आंत में ऐसे मूवमेंट होते हैं, वो दबाता है। जी। तो हमारा डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला डाइजेशन हमारे स्लाइवरी ग्लैंड करते हैं, जो मुंह में लार बनते हैं। गुलाब जामुन देख के जो मुंह में पानी आता है, या मटन के सूंघ के आहा बहुत अच्छी खुशबू है, जो पानी आता है वही हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन हमारे माउथ से चालू हो जाता है। पानी तभी आएगा जब आपका पेट खाली रहेगा। पेट भरा रहेगा तो पानी नहीं आएगा मुंह से। अभी आप जैसे मैंने उदाहरण दिया गुलाब जामुन को देख के मुंह में पानी आए, 4 गुलाब जामुन आपको खिला दें, फिर आप गुलाब जामुन देखेंगे तो क्या मुंह में पानी आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद जब वो खाएंगे तो नुकसान करेगा। यही हो रहा है लोगों के साथ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यानी जब पेट खाली रहे तभी कुछ खाइए, न खाइए। बड़ी अच्छी सुझाव थी आपकी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है अपना कि इस
तनाव भरी आधुनिकता की दौड़ में हर इंसान डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार हो रहा है और लोगों को पहचान नहीं है इसकी कि हम डिप्रेशन में आ गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं। जी। तो इसकी पहचान क्या है और इसको इससे कैसे बचें? जी, अभी आपसे मैंने चर्चा में बताया कि बॉडी दो टाइप से होती है, साइको और सोमैटिक। कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारी बॉडी टू माइंड आती हैं, मतलब बीमारी पहले हमारी बॉडी में आई, उसके बाद हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट किया कि हमको ये बीमारी हो गई है। ठीक है, जैसे डायबिटिक हो गया, घुटने का दर्द हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कॉर्न हो गया, या फिर बॉडी में अल्सर हो गया। ये जितनी बीमारियां हैं ये पहले सोमैटिक हैं, उसके बाद हमारी माइंड लगी कि हमारी बॉडी बीमार है। उसके बाद कुछ बीमारियां हैं जो साइकोसोमैटिक हैं, जैसे हम किसी को डरा दें, धमका दें। फियर से आगे कंडीशन होता है फ्राइक की। एक है डरे हुए हैं, हाँ। उसके आगे कंडीशन है फ्राइक, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्या होगा अब, कहाँ छुप जाएं हम। उस कंडीशन में हमारी बॉडी बहुत बड़ी इलनेस से सफर करती है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि डर गए, हमारे एक एक रोए खड़े हो गए। मतलब माइंड टू बॉडी बीमारी आ रही है, हमारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट किया और हमारी बॉडी को ले लिया। ठीक है, अवसाद में होता है कि अगर आपकी जीवन एक जर्नी है और जर्नी अगर पॉजिटिव वे में अच्छे, आपकी ट्रेन अगर एक पटरी पे है तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे, और पटरी से उतर गई तो मंजिल खत्म। अवसाद इसी तरीके से होता है। कुंठन, हमारा कोई काम है नहीं हो रहा है, हमारी उसकी महत्वाकांक्षा से हम नहीं गुजर पा रहे हैं, नहीं खड़े उतर रहे हैं, हम उस चीज को लेकर अवसाद में चले गए। जी। जिस चीज, इसका सिंपल डेफिनेशन अगर देखा जाए कि जो थिंकिंग हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में 24 घंटे में अगर 7 घंटे से ऊपर वो थिंकिंग चल रही है तो मान के चलिए कि आप अवसाद की तरफ जा रहे हैं। अवसाद की कोई एज नहीं है, हर एज ग्रुप में अवसाद हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसको कैसे ले रही है। जी, उस हिसाब से वो बीमारियां पैदा करेगी। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको अवसाद नहीं हो सकता क्योंकि उसको समझ नहीं है। हाँ। छोटे बच्चे को अगर हम मार के और फिर चॉकलेट देंगे तो ले लेगा, क्योंकि उसको ईगो नहीं है, उसका हार्ट। हमारे रोबोट में क्या फर्क है, केवल इमोशन के फर्क है। जी, उसके अंदर नहीं है, हमारे अंदर है। हमको इज्जत चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। यही अंतर है। तो अब इससे बचाव क्या है? जी, अभी इसी पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये है अवसाद का कारण। ये हर एज ग्रुप में हो सकता है। जो ओल्ड एज में उनको भी बहुत अवसाद है। अवसाद होने का कारण है कि अपने पूरी जिंदगी लगा दिए बच्चों के खेपने में और बच्चों से वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। अक्सर अवसाद जो है 3, 4, 5 मेन कारणों से होता है। हमारा महत्वाकांक्षा, हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार डूब गया, अवसाद में चले गए। कोविड के बाद बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आए जिसको प्रॉब्लम थी, अवसाद की वजह से दिक्कत थी। सर आपको नींद नहीं आती है, धड़कन बढ़ रही है, कोई बात करता है तो चिड़चिड़ापन होती है, ये सभी अवसाद के लक्षण है। अच्छा, ये अवसाद के लक्षण है। जी, आप बात कर रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, आपकी बातें हमको अच्छी नहीं लग रही हैं, हम आपको कह रहे हैं यार चुप रहो, भी हमको अकेले छोड़ दो, या फिर आप लाइट बंद कर दो, हमको चुपचाप सोने दो। ये सभी अवसाद के लक्षण है। अवसाद में आदमी अकेला रहना चाहता है क्योंकि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अवसाद से ग्रसित होंगे तो सबसे पहले 2 चीजें जाती हैं। पहला चीज है भूख और दूसरा चीज है सेक्स। दोनों नहीं रहेगी, दोनों चली जाएगी। क्यों? रोता हुआ आदमी खाना नहीं खा सकता है, आंसू पोंछ रहे हैं और खाना खा रहा है। गुस्सा में आदमी खाना नहीं खा सकता, दांत पीस रहे हैं और 2 रोटी आप चबा के दिखाइए, थाली फेंक के वहां से चले जाएंगे जी। इसको कैसे बचा जाए? आप एक्सरसाइज तो करते हैं जी, अपने फिजिकल को ठीक करने के लिए, जिसको मैंने सोमैटिक का वर्डिंग दिया है जी जी जी। लेकिन अपने माइंड को ठीक करने के लिए आप कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? नथिंग। उसके लिए एक्सरसाइज है मेडिटेशन, योग। अगर आप योग कर रहे हैं तो जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं आएंगी।
परमात्मा ने पैदा किया ये कह के नहीं कि जाओ बेटा तुमको कोई जीवन में समस्या नहीं आएगी, तुम हल करके चले आओगे जिंदगी जी के, ऐसा नहीं परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा। और परमात्मा खुद यहाँ आए तो बहुत जंगले में 14 साल बिता दिए बेचारे। तो हम तो मनुष्य हैं ना, हमको तो झेलना पड़ेगा। उसको झेलने की हिम्मत कहाँ से आएगी? हिम्मत वही देगा जो आपको बनाया है। अगर पैदा होने पे सबका अधिकार होता तो हर आदमी मुख्यमंत्री घर पैदा होता। सही है। क्यों गरीबों घर कोई पैदा होता? तो जब आपको जन्म में आपका बस नहीं था तो मृत्यु में, बीमारी में, झेलने में, अवसाद में आपकी क्या बस है? कोई बस नहीं। तो आप अपने परंगों को उससे मिला दीजिए। इसी को मेडिटेशन कहते हैं। तमाम तरह के जो योग गुरु हुए हैं या फिर भारत हमारे उस संस्कृति से हुआ है जो दुनिया मेडिटेशन को मान रही है अब जी। और इसी भारत से एक से एक गुरु निकले जो मेडिटेशन को ही विहंगम योग से लेके और जो है माउंट आबू का जो राजस्थान का जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है वहां तक का जो भी मेडिटेशन का कल्चर है, सबका एक ही मेडिटेशन है लेकिन तरीका सबका अलग है। सबको तरीका जी। तो आप उसको मंजिल एक है, रास्ते अलग है। रास्ते अलग है, रास्ते अलग है। मेडिटेशन जो है सबसे बड़ा तरीका है जो आपके माइंड को शांत करेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यानी डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे जरूरी है आपको योग और ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए, ये प्रश्न भी लोगों का आपने सही जवाब दे दिया, मतलब ऐसा समझा दिया कि जो भी डिप्रेशन में है और नहीं भी है तो उसको निरंतर योग करते रहना चाहिए ताकि वो आगे डिप्रेशन में न जाए। योग बॉडी से होता है और ध्यान माइंड से होता है, दोनों में अलग है, अंतर है। योग से आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, आपकी बॉडी खुलेगी, लेकिन हमारी बॉडी को चला कौन रहा है? माइंड, दिमाग। वो दिमाग दिया कौन? परमात्मा जी। और इसको उससे अगर आप जोड़ देंगे ना, आपकी बॉडी कितनी भी आपको समस्याएं आएंगी, आप कुछ नहीं, सब सही हो जाएगी, सब सही हो जाएगी जी। इसको एक हम थोड़ा सा जो है सुना देते हैं कि तूले गमे हैं आपको न घबरा जिगर, तूले गमे, हाँ तूले गमे हैं आपको न घबरा जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो, रात है जिसकी सहर ना हो। फिर से एक बार, तूले गमे हैं आपको न घबरा जिगर, तूले गमे है आपको न घबरा जिगर जी। जिगर मतलब हमारा हृदय है, मन मत घबरा, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो जी। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर उजाला के बाद अंधेरा आता है। जिंदगी भर आप हंस नहीं सकते, जिंदगी भर आप रो नहीं सकते, सबका एक मर्यादा फिक्स है, वो आएगा और अपने समय से चला जाएगा। ये भी बहुत मार्के की बात कही है आपने और बड़ा अच्छा समझाया है। अब हम आते हैं होम्योपैथिक की तरफ, और पहले तो आप ये बताइए कि होम्योपैथिक क्या आपात स्थिति में काम आती है, उसका उपयोग किया जा सकता है? जैसे लोगों की एक धारणा बनी है कि कोई इमरजेंसी आ गई तो वो कहते हैं पहले इसको होम्योपैथिक ले जाओ, इसको पहले से नॉर्मल करो तब बाद में होम्योपैथिक करना। तो मेरा प्रश्न ही यही है कि क्या होम्योपैथिक को आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, होम्योपैथिक को आपात स्थिति के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जब भारत में फार्माकोपिया आया सबसे पहले तो कैकेडा से स्टार्ट हुआ। होम्योपैथिक पर पहले इतना शोध नहीं हुआ था, जर्मनी से आई हुई पैथी थी ये, और जहाँ तक मुझे आज तक समझ में आया कि पहले 2 साल का होम्योपैथिक हुआ करता था जब हमारे ग्रैंडफादर पढ़ते थे जी। उतना शोध का विषय होम्योपैथिक नहीं था। होम्योपैथी को लोग सिर्फ ये जानते थे कि लक्षणों पर चिकित्सा करिए, वही होम्योपैथिक है जी। होम्योपैथी को विकसित हुए 200-250 साल हो गए। इधर 20 साल 30 साल से होम्योपैथिक नए आयाम की तरफ है जी। हर सॉलिड चीजें दिखती नहीं है जी, और दिखती हैं, और हर डायनेमिक चीजें नहीं दिखती हैं। जैसे आप भगवान को मानते हैं, दिखता तो नहीं है ना, मान रहे हैं जी। उसी तरह होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक की एनर्जी दिखती नहीं है लेकिन है, इसीलिए WHO में 2015 में इसको घोषित किया था कि विश्व में सबसे ज्यादा
इस्तेमाल किए जाने वाली दूसरे नंबर की पैथी अगर कोई है तो होम्योपैथिक है। विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दूसरे नंबर की पैथी अगर है तो होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक आपातकालीन के लिए ही बनाया गया है। लेकिन धारणा तो बिल्कुल अलग है। लोगों धारणा अलग का मतलब ये था कि लोग जब इंडिया में, जैसे हमने कहा कि होम्योपैथिक आया, तो अल्प ज्ञान था जी। क्योंकि उतनी विस्तार, उतनी खोज उस समय नहीं हुई थी। नहीं। आप देखिए कि जैसे हमने नेचर की बात किया कि आपने बनाया कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी मॉडर्न को, इसके तरीके को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। इस नेचर से आप कुछ नहीं, लेके भी नहीं जा सकते। यही नेचर यहाँ बैलेंस किया, ऐसे से ऐसे हो जाए, सब मट्ठा की तरह जो है सब खत्म। होम्योपैथी का जब खोज हुआ, आपके श्रोतागण को मैं बताऊं कि होम्योपैथिक जो है, जो मेडिसिन बनती है, वो मेडिसिन ग्रुप वाइज बनी हुई है और नेचर वाइज बनी हुई है। ग्रुप वाइज मतलब एनिमल किंगडम, जानवरों से बनी हुई मेडिसिन जी। प्लांट किंगडम, पौधों से बनी हुई मेडिसिन, मिनरल किंगडम, सोने चांदी से बनी हुई मेडिसिन, और नो सोड सार्कोड, कैंसर के सेल को लेकर उससे बनाई गई मेडिसिन जिसका नाम कार्सिनोसिन है। कार्सिनोसिन जी, कैंसर की ही दवा है वो। लेकिन माइंड मैच करना चाहिए। होम्योपैथिक बहुत अच्छी पैथी है, बहुत अच्छी पैथी है। लोग अब तक लक्षणों का इलाज करते थे, लेकिन अगर दिमाग को लेकर इलाज किया जाता है तो पेशेंट को क्विक रिलीफ होता है। अच्छा, क्विक रिलीफ होता है। हाँ, माइंड को अगर लेकर किया जाए तो क्विक रिलीफ होता है। जैसे उदाहरण में हम आपको बताएं, स्नेक ग्रुप से करीब 9 दवाएं हैं हमारे में जी। केवल वो सांप से बनी है, लेकिन सब सांप का नेचर जैसा है वैसे दवाओं का नेचर चेंज हो गया है। जी। सांप कब निकलता है? मैक्सिमम रात में। इस ग्रुप की बीमारी की अगर किसी को हो, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन से, डीएनए से मैच करता हो, उसकी सभी बीमारियां रात में ही एग्रावेट होंगी। यानी रात में बीमारियां बढ़ रही हो तो इसका मतलब स्नेक ग्रुप की तरफ जाना है। लेकिन उसमें भी नो मेडिसिन है। उस पार्टिकुलर को पहुंचने के लिए ग्रुप वाइज जो है चीजों को दिया गया है। होम्योपैथिक में जो है पुणे में, महाराष्ट्र में आपातकालीन हॉस्पिटल प्राइवेट खुल चुके हैं। अच्छा, आपातकालीन हॉस्पिटल होम्योपैथिक के खुल चुके हैं। आगरा में डॉक्टर गुप्ता जी हैं, उनका मेमनीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा में है। वो पूरे कोविड में पेशेंटों को बचाए हैं और सिर्फ इस्तेमाल किए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का, बाकी किसी चीज का उस अस्पताल में इस्तेमाल नहीं था। और होम्योपैथिक दवा देकर ही पूरा कोविड से लेके अब तक किडनी फेलियर के केस हैं, सबको उन्होंने ठीक किया है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मेमनीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा। आदित्य हॉस्पिटल है पुणे में, 3 तल्ला बिल्डिंग है। केवल इमरजेंसी केस ले लेते हैं, कोमा में लेकर आइए पेशेंट को। पिछले 30 साल से पढ़ने का तरीका और शोध का तरीका बदल चुका है। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन से भी दवा बनी है 5 साल पहले। ऑक्सीजन से भी दवा बनी है होम्योपैथी की, ये नई खोज है 5 साल पहले। अब ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है? उसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसके जो पेशेंट होता है उसके माइंड में क्या लगता है, हमारे बगैर ये धरती चली नहीं सकती, हम हैं, मतलब वो हमेशा अपने ईगो में रहेगा। हम हैं तो ठीक है। नेचर को मैच कराया जाता है यहाँ पे जी, कि इस बीमारी से इसके नेचर को मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं। वो हमेशा पेशेंट ये सोचता है कि हम सबकी नीड है, हम नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। एक हमारे होम्योपैथिक में दवा है प्लेटिना। हाँ। सबसे अगर महंगा कोई धातु है तो प्लेटिना। उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा जाए, उसके माइंड के बारे में पढ़ा जाए, तो उससे ज्यादा इगोइस्ट पर्सनालिटी पूरे मेडिसिन में नहीं है। अपने से नीचे सब। अगर प्लेटिना आपके ऑफिस में आके बैठेगी, पेंट कराए बहुत दिन हो गया, दूसरे को नीचा दिखाना उसका माइंड है, आनंद है उसका। अगर उस पेशेंट को प्लेटिना से मैच कराया जाए तो पेशेंट जो है ठीक अपने आप सही हो जाएगा। अपने आप सही होता है।
वो कहां से आया? नेचर से आया। होम्योपैथिक दवा मानने वाली चीज है, आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लगता है कि एक बूंद में क्या है, लेकिन 200 साल से आज भी चल रही है, इसको कोई रोक नहीं पाया। मैंने देखा है। और अमेरिका में इसके ऊपर बैन लगाया गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को पेशेंस दिलवाती है, धैर्य दिलवाती है, बाकी बीमारियां क्यों नहीं होती हैं। फिर अमेरिका जो है इस चीज को संशोधन किया है 2012-13 में। तो होम्योपैथिक जो है ना, बहुत डायनेमिसिटी है। आप किसी चीज को देंगे तो उसका असर आधे घंटे बाद दिखेगा। आप पैरासीटामॉल खाएं, एंटीबायोटिक खाएं, उसका असर आधे घंटे लगेंगे। लेकिन होम्योपैथिक में वो डायनेमिसिटी है कि बिजली का प्लग स्टार्ट किए और बिजली पहुंच गई वहां। ये है होम्योपैथी की डायनेमिसिटी जी। इतनी तेज है। बस तरीका पता होने में शोध का भी विषय है, चल रहा है जी। इस भारत में। बहुत सारे हमारे गुरु पैदा हुए, जैसे कोविड में हमारे परम आदरणीय प्रफुल्ल विजेकर सर एक्सपायर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ी टीम खड़ा किया, होम्योपैथी को एकदम सरल कर दिया पढ़ा के। रहते हुए तो हम उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बॉम्बे में थे और यूएस वगैरह, लंदन वगैरह में उनकी क्लासेस चलती थी और आज भी उनकी एकेडमी चलती है। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी अहमियत को मैंने महसूस किया और आज उनकी बुक में पढ़ता रहता हूँ कि आज वो धरती पर नहीं है, लेकिन प्रयास यही है कि जो उन्होंने प्रिंसिपल दे दिया है उसको हम फॉलो कर कोशिश कर रहे हैं जी। सेकेंडरी चीज आपने इसमें पूछा कि होम्योपैथिक एग्रावेशन जी, कि मेडिसिन से क्या एग्रावेशन होता है। होम्योपैथिक में एग्रावेशन तभी हो सकता है जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे आपको फीवर है, हम आपको दवा खिलाए फीवर का और सिम्टम मैच हुआ, तो इस कमरे को अगर सफाई करना हो तो सफाई करेंगे, इसको पहले बाहर निकालेंगे, उसको साफ सुथरा करेंगे, फिर अंदर रखेंगे, तभी जाके साफ सुथरा होगा। अगर इस पे सेंट परफ्यूम मार के किसी भी तरह से चद्दर बदले तो एक आर्टिफिशियल सफाई होगी, 2-4 घंटे के बाद वो दिख जाएगा कि नहीं कुछ नहीं है। उसी तरह होम्योपैथिक बॉडी को जब हीलिंग करती है तो रिसाइकलिंग करती है। जैसे आप यहाँ से वाराणसी पहुंचे हैं तो वापस आने के लिए क्या होगा, उतने रेलवे स्टेशन दिखने चाहिए। अगर आप ट्रेन से गए हैं तो आपको उतने ही रेलवे स्टेशन फिर वापस में भी दिखेगा। जब होम्योपैथिक दवा देते हैं तो बॉडी को रिसाइकिल करती है। सभी केस में ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा है कि बॉडी को रिसाइकिल करती है, खासतौर से एक्यूट केस में। एक्यूट केस मतलब तुरंत की हुई होने वाली बीमारी जी, तो बॉडी रिसाइकिल करती है। तो आप दवा दिए, दवा अगर सही वर्क की तो बॉडी फिर से पीछे की तरफ जाएगी, तो पीछे की तरफ जाएगी तो जितने रेलवे स्टेशन पड़े थे वो फिर पड़ेंगे, सब पड़ेंगे। तो वो सिम्टम थोड़ा थोड़ा आता जाता है। तो लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक उभार रही है, दवा उभार रही है, लेकिन दवा हीलिंग करने का मुझे अभी मेरे बेटे को अक्टूबर में या सितंबर में उसका बर्थडे था और फीवर हुआ था, तो उसको एक दवा निकली फास्फोरस, पूरा उसको देखे क्या खाने की इच्छा हो रही है। उसको फीवर में चिल्ड पानी पीने की इच्छा हो रही थी, तो फीवर में चिल्ड पानी पीना अनकॉमन है। किसको इच्छा होती है कि बर्फ का पानी दे दीजिए। कहता था पापा गले में जलन हो रही है, हमको लग रहा है कि बर्फ खा जाऊं मैं। तो हमने उसको फास्फोरस दिया, देते ही रात को फीवर जो है हाई ग्रेड फीवर 105 चला गया। इतनी फीवर कि उसको लगा कि झटका आ जाएगा। हमारी मैडम को एक पैरासीटामॉल दे दो कि नहीं कुछ मत दो, और सुबह तक अब नॉर्मल हो जाएगा। बढ़ गया इसका मतलब नॉर्मल होना ही होना। सुबह तक एकदम फ्रेश, सो के उठा तो बोला पापा मैं पहले से ठीक हूँ। तो ये है होम्योपैथी की खूबसूरती और ये होम्योपैथिक कला। होम्योपैथिक आर्ट साइंस है, केवल साइंस नहीं, आर्ट्स है, कला विज्ञान है। इसको आप जितना महसूस करेंगे उतना आपको आनंद आएगा जी। और समुद्र है होम्योपैथिक। अगर कोई कहे कि हम होम्योपैथिक पूरा पढ़ लिए तो कोई नहीं पढ़ सकता है, बहुत इसमें पढ़ना है, बहुत समुद्र है। हम लोग आज तक अगर कोई मेडिसिन अगर 30 बार पढ़े होंगे, 31वीं बार पढ़ने के बाद लगता है ये तो जो है हम भूल गए, ये तो रह ही गया था, एक नया मिल जाएगा। सही कह रहे हैं। होम्योपैथी की डायनेमिसिटी गजब है और लोग इससे ठीक हो रहे हैं। बस ये है इसमें नॉलेज का बहुत अभाव है। और जिस समय होम्योपैथिक इंडिया में लॉन्च किया, इंडिया में आया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, फार्माकोपिया आया 1822 और ये 29 वगैरह में जो है वेस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले कलकत्ता में थी, उसी के साथ जो होम्योपैथिक जो है वहाँ पे विकसित करना शुरू किया। और उस समय बहुत अल्प ज्ञान था, क्योंकि हम आपको कोई चीज़ सुना दें, कोई कविता दोहा सुना दें,
आप उतना ही किसी को सुनाएंगे तो 1 पॉइंट भूलेंगे, वो किसी को सुनाएगा तो फिर 1 पॉइंट कम होगा। ऐसे होते होते कम होता चला चीजें बदल भी जाती हैं और कम भी हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग आए जैसे पी शंकरन, बहुत राष्ट्रपति का उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, आज धरती पर वो भी नहीं है। और ऐसे गुरु आए जो होम्योपैथी को एक नया आयाम लेकर आए, उनके शोध को लेकर आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं और होम्योपैथी की डायनेमिसिटी को सलूट है जी। मुझे गर्व है कि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूं, क्योंकि पेशेंट जो है अपने आप सबकी इलाज कर सकते हैं, मन का इलाज कैसे करेंगे? आपके दिमाग में डिप्रेशन भरा हुआ है। क्रोध भी 2 टाइप से होते हैं। मान लीजिए हम आपको डांट दिए या आप हमको डांट दिए, इसमें 4-5 किस्म का क्रोध हो सकता है। पहला हो सकता है कि आप डांट दिए, हम आपकी जवाब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन में हमको आपके प्रति बहुत द्वेष है, कुंठा हो गए। दूसरा है छोड़ो हटाओ, बड़े हैं, डांट दिए, कुछ देर दिमाग में चला, डांटना नहीं चाहिए था, भूल गए। तीसरा हो गया निकले बाहर तो इनको हम बताते हैं। वो अलग पर्सनालिटी है। वो अलग बात तो बताते हैं, वो अलग पर्सनालिटी है। होम्योपैथिक में इसके लिए दवा है, मर्कसॉल है। एक हमारे यहाँ पेशेंट आया था और उससे हम डायग्नोसिस कर रहे थे, तो उसने हमसे कहा कि सर, हम पूछे कि किसी ने अगर कुछ कर दिया तो बदला लेने की भावना रहती है? तो बोले सर 24 घंटे के अंदर। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो बोले कि हम बनारस कोर्ट में गए थे और वकील साहब जो है हमको वहाँ पे थप्पड़ जड़ दिए। कुछ पैसे की लेन देन में समस्या हो गई थी, वकीलों की टीम थी, हमको थप्पड़ जड़ दिए। और हम उस दिन रात में घर नहीं गए, जहाँ पे वो बैठते हैं वहीं जाकर बैठे रहे कि सुबह हम कैसे इनको क्या करें। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वकीलों की संख्या बहुत बड़ी फोर्स थी। तो हम कहे कि अगर आप जेल में चले जाते सर कुछ भी हो जाता है, मन हमारा नहीं मानता है, हमको जो करना है हम करेंगे, हमको अपना अपमान बर्दाश्त नहीं है। उसने संडे का इंतजार किया और उनके घर पे गया और घर में उनको कूट के फिर निकल गया वहां से। ऐसी पर्सनालिटी एक हमारे मेडिसिन आते हैं मर्कसॉल। जब तक ब्लड नहीं देखेंगे तब तक हमको चैन नहीं है। हमको ब्लड चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मर्कसॉल। तो ऐसे माइंड हम लोग अगर रीड करके मेडिसिन देते हैं ना, बहुत मेडिकल रिजल्ट, मेडिकल। बड़ी अच्छी और छुपी हुई जानकारियां आपसे प्राप्त हुई और हमें लगता है कि दर्शकों को भी इन जानकारियों का लाभ मिलेगा। हम आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि जिनको आपसे कुछ राय लेना हो, इलाज लेना हो, तो वो आपसे संपर्क कर सकें। और इस पर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने श्रोतागण हैं इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत होली की बधाई। ये मार्च में ये 2023 का सबसे पहला फेस्टिवल है और इसमें रंग गुलाल जो भी हम लगाते हैं इसका स्किन के ऊपर थोड़ा सा असर है, क्योंकि पहले रंग का मतलब कुछ और था और आज का रंग का मतलब कुछ और होता है। तो इससे बचें, हेल्दी डाइट लें, गुजिया पूरी जो खाएं, साथ में थोड़ा सा जिंदा भोजन जरूर करें। और हमारे यहाँ पेशेंट भी आते हैं तो हम यही प्रयास करते हैं कि जो है जिंदा भोजन, हम एक ही वर्डिंग हमारा होता है, जिंदा रहना है तो जिंदा खाना खाइए, अगर मरना है तो मरा खाना खाइए जी। इस पे एक हम आपको संदेश देना चाहेंगे कि मेरी आरजू यही है कि सबको खैर पहुँचे, मैं चिरागे राह गुजरूं, मुझे शौक से जलाओ। वाह, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ साथ धन्यवाद। नमस्कार।